आओ तो आज अपन देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन में तीसरा टाइप का रिलेशन, वित्त रिलेशन, फाइनेंशियल। तीन प्रकार के रिलेशन होते हैं सेंट्रल स्टेट में, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव देखा अपन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव देखा, ये दोनों तो थे पार्ट 11 के अंदर, ठीक है, ये चैप्टर 1 में, ये चैप्टर 2 में। और अब देख रहे हैं फाइनेंशियल रिलेशन, यहाँ आ जाएगा पार्ट 12 अपना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12। पार्ट 11 के अंदर 2 चैप्टर थे, पार्ट 12 के अंदर 4 चैप्टर है, जस्ट डबल, ठीक है, ऐसे, ओके। पार्ट 11 बताया था मैंने आपको, चालू कहाँ से हुआ, 11 से ही, 11 हो गए ना, 2 और 4 6, 6 और 5 11, और ख़त्म हुआ था मैंने बताया 263 पे इंटर स्टेट काउंसिल पे। अब भाग 12 जो है वो चालू कहाँ से होएगा, मतलब पार्ट 11 जो है वो तो 245 to 45 से शुरू होकर 263 तक चला, ठीक है। और पार्ट 12 जो है अब ये सीधी सी बात है 264 से चालू होएगा, ये अपन देख रहे हैं 264 से चालू, और ख़त्म कहाँ होएगा 300 पर नहीं 300A पर, ठीक है। ये है अपने भाग 11 और 12 का मोटा मोटा एक अपना विभाजन, ओके। तो आ जाओ, वित्तीय संबंध पार्ट 12, टोटल चैप्टर्स इसके अंदर 4, आर्टिकल आएंगे 264 से 300A, 264 to 300। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 आर्टिकल है, वैसे तो आर्टिकल्स काफ़ी आएंगे, जैसे जीएसटी वाला भी इसमें आएगा 269A, जीएसटी काउंसिल आएगा 279, ऐसे सारे देखेंगे। लेकिन जो एक बेसिक अप्रोच अपन पीटी के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 266 एंड 267, 266 बोलता है कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फॉर इंडिया एंड स्टेट्स, ठीक है ना, भारत और राज्यों का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि, वो आर्टिकल है कौन सा अपने 266, 6 आ रहा है, 6 है ना, संचित निधि, कहीं से तारी इनकम, कहीं से तारी देश की इनकम, 6 डबल, 1 6 1 6, 66 हो गया 266, और दोनों की बात है अपने सेंट्रल स्टेट दोनों की बात है, तो 6 हो गए ना दोनों, कहीं से देश की इनकम 6 और एक कहीं से राज्य की इनकम 6, तो 66 हो गया ना, 66 ऐसे। और दूसरी बात समझने वाली क्या है, ये एक कॉमन आर्टिकल है 266, जिसमें भारत और राज्य जो अपने 28 राज्य हैं उनकी संचित निधि का वर्णन है। इसमें कहीं भी यूनियन टेरिटरीज का नहीं लिखा हुआ है, तो वो चूंकि केंद्र से ही कंट्रोल होते हैं यूनियन टेरिटरी, तो उसमें ही आते हैं, ठीक है। तो ये अपन को समझना है, इंडिया एंड स्टेट्स, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, जितना भी पैसा भारत सरकार लेती है वो, और जितना भी खर्चा भारत सरकार करती है वो सारा इस कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आता है और इसी से निकलता है। सारे टैक्सेस के रेवेन्यू इसके अंदर आते हैं और सारे एक्सपेंडिचर यहीं से निकलते हैं, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर मतलब एक तरह से पर्स है, किसका, भारत सरकार का, और जो अपने राज्य होते हैं उनका। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 267, ये है कॉन्टिंजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे खुदा न खास्ता भूकंप आ जाए, कहीं बड़ा हादसा कोई हो जाए, कहीं सुनामी जैसे आ जाए, तो अचानक से जो अपन को मदद मिलनी है वो इस कंटिजेंसी फंड के तहत या कंटिजेंसी फंड के माध्यम से मिलती है, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड फंड तो वो जो कैलकुलेटेड एक्सपेंडिचर होता है वो इससे मीट होता है, और अनकैलकुलेटेड एक्सपेंडिचर जो होता है या अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी भरपाई कहाँ से होती है, तो इमीडिएट रूप से कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ आकस्मिक, अर्जेंट, ये, ठीक है। ये तो ये दोनों आर्टिकल है, याद रखने अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हर दूसरे स्टेटमेंट से ये संबंधित होते हैं, पॉलिटिकल हर दूसरे स्टेटमेंट से संबंधित होते हैं। अब अपन देखते हैं शीर्षक, जैसे लक्ष्मीकांता में चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ा हुआ है उस हिसाब से, चैप्टर 15 ही चल रहा है, बीच में लक्ष्मीकांता का अपन है ना, उसमें तीसरे तरह के आगे फाइनेंशियल रिलेशन। सबसे पहले अपन देख रहे हैं मतलब सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जो उनमें जो शीर्षक आते हैं, तो सबसे पहला शीर्षक है कि कराधान शक्तियों का आवंटन। जैसे अपने लेजिस्लेटिव भी देखा था, वहाँ भी अपनी शक्तियाँ देखी थी, केंद्र किसके लिए कानून बना सकता है, राज्य किसके लिए बना सकता है, और फिर अपन ने एक्सक्लूसिव पावर देखी थी संसद की, विदेश में रह रहे लोगों के लिए और जो संपत्ति की, ऐसे इसमें है अपने पास। तो अपन देखते हैं कराधान शक्तियों का आवंटन, कि कराधान शक्तियों का आवंटन किस प्रकार से वो देखते हैं अपन। तो संसद 13 की संसद जो है ना, राज्य संसद जो है संघ सूची के कुल 13 विषय हैं जिनका संबंध कराधान से है, उनके ऊपर संसद की एक्सक्लूसिव पावर, विशेष अधिकार है कि उनसे रिलेटेड सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, ठीक है। तो संघ सूची के 13 विषय, संघ सूची में वैसे अपन ने देखा था ओरिजिनली 97 विषय थे, आज 98 है, ठीक है ना, +1 उसके अंदर हुआ है, तो उसमें से 13 विषय कराधान से संबंधित है, उनके ऊपर एक्सक्लूसिव पावर है संसद को कानून बनाने की। स्टेट लेजिस्लेटिव, ये हटा दो, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उसको राज्य सूची के कुल 18 विषय हैं जिनका संबंध कराधान से है, उनके ऊपर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। वो बात अलग है कि राज्य सूची पे, वही राज्य सूची पे
कानून बनाने के अधिकार है संसद को 5 असाधारण परिस्थितियों में, वो देखा था मैंने 3-5 फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव रिलेशन में। फिर होती है अपनी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में किसी भी कोई भी कर प्रविष्टि नहीं है, टैक्सेशन संबंधी कोई भी प्रविष्टि विषय कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं है। एकमात्र अपवाद है क्या, जीएसटी है ना, जीएसटी से संबंधित है कॉन्करेंट लिस्ट का। जो अपन आइटम नंबर 33 देखते हैं तो उसके अंदर उसका संबंध जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आप देखो जीएसटी जो है ये हमको एक तो ये ध्यान होना चाहिए कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर हुआ और उससे जीएसटी रोल आउट हुआ। तो अभी अपन जैसे देख रहे थे कंसोलिडेटेड फंड अपन ने देखा सारी इनकम एक्सपेंडिचर उसी में आती है, तो 6 आ रहा था ना 66, तो यहाँ भी ये 2016 हो गया ये। और ये जीएसटी गुड्स और एक सर्विस ऐसे। पहले अलग इंडिया के अंदर क्या था, गुड्स के लिए अलग था टैक्स और मतलब उसमें सेल टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और सर्विस टैक्स अलग से था। ठीक है ना, तो आज यूनिफाइड टैक्सेशन है अपने पास जीएसटी के नाम से, अभी देखेंगे अपन। तो मैं बता रहा था कि इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कोई भी टैक्सेशन संबंधी प्रावधान नहीं है। एकमात्र अपवाद है क्या, जीएसटी। जीएसटी में जीएसटी क्या है, इसमें संसद और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है, मतलब जीएसटी, और इस कारण से जीएसटी प्रशासन पर समवर्ती अधिकार है। समवर्ती अधिकार का मतलब दोनों का, स्टेट का भी और सेंटर का भी। ठीक है ना, लेकिन अगर टकराव होता है तो संसद की ही चलती है, जैसा समवर्ती सूची के विषय के बारे में अपने पहले पढ़ रखा है। तो समवर्ती सूची का विषय नंबर 33 है, वो क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जीएसटी कंट्रोल करता है सारा, प्रोडक्शन, उत्पादन, सप्लाई फैक्ट्री से गोदाम में आना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना गोदाम से आगे मार्केट के अंदर आना। भाई कारखाने से गोदाम, कारखाना बनाएगा प्रोडक्शन, गोदाम उसको सप्लाई करता है, स्टोर करता है, सप्लाई करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर वो मार्केट के अंदर आता है उससे। ठीक है, तो ये है अपने जीएसटी। जैसे सिंपल आपसे जैसे पूछा जाए कि जीएसटी प्रशासन पर किस तरह का अधिकार है, तो समवर्ती है। ठीक है ना, और अभी अपन जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें आगे देखेंगे, सारा कौन सा आर्टिकल इसने विलोपित किया, कौन सा नया आर्टिकल आया, सब देखेंगे अपन 269A। फिर होती है अवशेषी शक्तियाँ, रेजिडुअरी पावर्स, जो कहीं भी लिखी हुई नहीं है। तो हमेशा की तरह जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो संसद के पास है। जैसे तीनों विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, वो विषय किसके पास होते हैं, वो यूनियन के पास होते हैं। फिर एग्जाम्पल वाइज संसद, ये मतलब जो नहीं थे तीनों लिस्ट में, ऐसे विषयों पर संसद ने भूतकाल में कानून बनाए हुए हैं, जैसे गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और एक्सपेंडिचर टैक्स है। ये ऐसे क्यों, क्योंकि पहले कहीं मेंशन नहीं थे, तो संसद को एक्सक्लूसिव पावर इन पर बनाने में, तो फिर बना दिया। फिर ऐसे ही अपन देखते हैं कि कुछ पाबंद, अभी जैसे अपन ने शक्तियाँ देखी तो कुछ पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं। पाबंदियाँ कैसे, जैसे राज्यों पर कर निर्धारण संबंधी पाबंदियाँ, जो स्टेट्स हैं उन पर पाबंदी कैसी है, 25 रुपये पर ईयर। ये क्या है कि कोई भी व्यवसाय, व्यापार या रोजगार, है ना, व्यवसाय देखो, व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। व्यापार क्या होता है, जैसे अपन कोई चीज़ बना रहे हैं, मेरी फैक्ट्री है, और रोजगार अगर मैं उसमें एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो उसमें अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से कुछ कर रहा है तो उस व्यक्ति के ऊपर 2500 रुपये सालाना से ज़्यादा कर लगाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को नहीं है। राज्य की, स्टेट को, सेंटर लगा सकता है, स्टेट को नहीं है। तो अपन ये राज्यों पर कर, राज्य मतलब जो 28 राज्य हैं वो, तो कर की राशि एक व्यक्ति पर 2500 रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है या कोई रोजगार कर रहा है, तो उसमें 2500 रुपये वार्षिक से ज़्यादा कर राज्य विधानमंडल नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है, संसद लगा सकती है। दूसरा, खरीद बिक्री, मतलब वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है कौन, राज्य विधानमंडल, लेकिन समाचार पत्र के ऊपर नहीं लगा सकता। ठीक है ना, समाचार पत्र में लगाने किसका अधिकार है, संसद को अधिकार है। ठीक है, तो ये है। लेकिन क्या है, बट नॉट ऑन, राज्य से बाहर कोई गुड्स जो है राज्य से बाहर से आपके अंदर आ रहा है तो आप उसके ऊपर कर नहीं लगा सकते। दूसरा, आयात निर्यात, मान लो आप पोर्ट सिटी हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात है, तो गुजरात के पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट से अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता। राजस्थान के पास जैसे सांगनेर में एयरपोर्ट है, तो ऐसे नहीं कि अपन एयरपोर्ट से कोई माल जा रहा है तो उसके ऊपर अपन कस्टम ड्यूटी लगा दें, नो, वो क्या है, वो सेंटर के पास अन्य अधिकार है। देखो, राज्य से बाहर आता जाता है ना तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उत्पाद शुल्क, ठीक है, उत्पाद, उत्पादन नहीं, उत्पाद। और देश से अंदर बाहर कोई सामान आता जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क। ठीक है ना, तो इसलिए अपन बोलते हैं एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट या कस्टम्स एंड एक्साइज, CND बोला जाता है, कस्टम एंड एक्साइज। ठीक है, यूपीएससी में जब अपन सर्विसेज भरते हैं तो IRS सुना जाता है, तो IRS में एक तो होता है इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, और दूसरा होता है अपने ये एक्साइज एंड कस्टम, जो आजकल जैसे अपन देखते हैं GST के अंदर से जो आया ऐसे।
तो कस्टम इंटरनेशनल ये कहाँ लगती है, जैसे एयरपोर्ट्स पे जो पोर्ट्स होते हैं अपने समुद्र बंदरगाह उनके ऊपर वहाँ, या रेलवेज पे जो इंटरनेशनल टर्मिनल्स होते हैं जैसे अपने अटारी वाघा बॉर्डर पे वैसे। और एक्साइज ड्यूटी ये जब अपन एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ चुंगी नाके बने रहते हैं, तो वहाँ ये एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय व्यापार यही है, इंटर स्टेट ट्रेड, जो भी मैंने बताया एक्साइज ड्यूटी। तो ये कस्टम एंड एक्साइज अपन को ध्यान में रखना क्या है। तो राज्य क्या है, अपने राज्य के अंदर कोई उत्पादन हो रहा है और वहीं बिक्री हो रही है उसके ऊपर कर लगा सकता है, लेकिन इंटर स्टेट ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर किसी भी तरह का करारोपण राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश के अंदर है भाखड़ा नांगल, पंजाब में नहीं है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल 2 डैम है, भाखड़ा एंड नांगल। 98% जो कैपेसिटी वो भाखड़ा में है और भाखड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश जिले के अंदर है। दूसरा जो छोटा बांध है नांगल, जो छोटा बांध वही पानी स्टोर करता है जो भाखड़ा बांध छोड़ता है ना, तो उसकी 2% कैपेसिटी है। कोई बिजली भी नहीं बनती, बिजली सारी भाखड़ा बांध में बनती है, तो इसलिए कंबाइंड डैम है भाखड़ा एंड भाखड़ा नांगल डैम। तो 98% पर कैपेसिटी भाखड़ा में, तो भाखड़ा हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, ठीक है ना। और नांगल डैम जो है वो रोपड़ अपने पंजाब में। तो आप बताओ 98% कैपेसिटी भाखड़ा में, तो इसलिए भाखड़ा है पंजाब के अंदर नहीं, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि उसके पास जैसे भाखड़ा नांगल डैम है अपने उत्तरांचल, सॉरी हिमाचल प्रदेश के पास, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से जैसे जो बिजली उत्पादन हो रही है तो उस पर हिमाचल सरकार बोली मैं तो इस बिजली पे कर लगाऊंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो यूनिट है वो किसकी है, वो देश का, मतलब केंद्र सरकार क्या है, वो केंद्र सरकार का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो उस पर नहीं लगा सकते। रावत बाटा अपने है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ का अपेंडिक्स है, कोटा के अंदर पड़ता है ना, वो एक चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा है जो कोटा की तरफ है, ठीक है, यूं। तो हाँ, मतलब चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा है जो कोटा की तरफ है, पड़ता वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है, लेकिन जोग्राफिकली अपन जैसे देखते हैं कोटा के आसपास, लेकिन रावत बाटा है वो चित्तौड़ के अंदर। जैसे आप देखोगे मैप तो आपको पता लगेगा, है ना। रावत बाटा का चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा थोड़ा सा कोटा की तरफ आया, वो आप देखना कोटा से नीचे सेम रंग है जो चित्तौड़ में और कोटा वाले हिस्से के अंदर नीचे में, वहाँ पे है रावत बाटा। तो रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर है अपना, ठीक है। तो अब वो नहीं है कि रावत बाटा अब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है सेंटर का है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट उस जो बिजली उत्पादन हो रहा है रावत बाटा से उसके ऊपर कर नहीं लगा सकती स्टेट गवर्नमेंट, ये कहते हुए कि ये तो हमारे राज्य के अंदर राजस्थान में, नो। ये नो टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे, ठीक है। तो ये पाबंदियां हो गई अपने इसके ऊपर, ठीक है। फिर दूसरा शीर्षक पढ़ते हैं अपन। तो पहले में तो अपन ने ये देख लिया कि शीर्षक में कराधान शक्तियां, संसद, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या, समवर्ती सूची कोई नहीं था लेकिन एक जीएसटी जुड़ा गया। पाबंदी देख ली अपन, राज्य विधानमंडल पे 25 से ज़्यादा कर नहीं लगा सकते, व्यवसाय व्यापार रोजगार पे और वस्तुओं पे कर लगा सकते हैं लेकिन अखबार पे नहीं लगा सकते, और अंतर्राज्यीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके ऊपर कर नहीं लगा सकता, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में लग सकता। दूसरा है वितरण, ठीक है। वितरण का मतलब क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आ गया 266 के तहत सारा टैक्सेशन, अब वो सारा ही केंद्र का है या सारा ही राज्यों का है या दोनों का है, ये निर्धारण करना अपने दूसरे शीर्षक में आता है कर राजस्व का वितरण। ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ 80वां संविधान संशोधन 2000 के अंदर। अब आप देखो इसके अंदर आप जीरो गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4। तो अपन ने पढ़ाई था कि भाई भाग 12 के अंदर 4 पार्ट से टोटल, तो ये 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। और दूसरा क्या है, 8 के अंदर अपन 2 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, 4 निकल के आता है, ये 4 जीरो। तो ऐसे अपन को याद रह जाएगा कि 80वां संविधान संशोधन का संबंध 2000 से। और फिर 10th, ठीक है, 8 में अपन अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10वां आएगा। 10वें फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 के तहत हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को इसने इंप्लीमेंट किया था, किसने, 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में। तो देखो कितना अच्छा याद होगा, 4 जीरो और 10। और इस 80वें संविधान संशोधन में पहली बार वैज्ञानिक रूप से करों का विभाजन हुआ था केंद्र और राज्यों के बीच में, ठीक है। सेंट्रल स्टेट कर बंटवारे की पहली वैज्ञानिक योजना 10वें वित्त आयोग ने प्रस्तुत की थी और उस वित्त आयोग की सिफारिशों को 80वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा लागू किया गया था। अब 101वां संविधान संशोधन जो है उसे जीएसटी रोल आउट हुआ, अभी मैंने बताया था, और इसने व्यापक परिवर्तन किए, यूनिफाइड टैक्सेशन, एक देश एक कर, ठीक है। तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिनका कि कर बंटवारे या कर राजस्व बंटवारे से संबंध है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 80वां संविधान संशोधन। अभी जैसे मैंने बताया कि सन 2000 के अंदर रोल आउट हुआ, ठीक है। सन 2000 के अंदर फाइनेंशियल कमीशन, 10वें फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन को इसने लागू किया और इसने बोला कि सेंट्रल के जो टैक्सेस हैं उनका जो 29% है, 29% वो राज्यों को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर की अगर रेवेन्यू होती है टैक्सेशन से 100 रुपये,
तो 100 रुपये में से 29 रुपये जाएंगे राज्यों को। ठीक है, योजना क्या थी, ये अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना थी। अवमूल्यन मतलब जैसे अपन डेप्रिसिएशन या डिवोल्यूशन बोलते हैं वो की वैकल्पिक योजना। अवमूल्यन से मतलब क्या था कि धीरे 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 केंद्र के पास तो घटते जाएंगे राजस्व का शेयर और राज्यों के पास बढ़ता हुआ जाएगा। पूर्वव्यापी मतलब ये 1496 से लागू हुआ, पूर्वव्यापी है ना, पूर्वव्यापी मतलब पोस्ट फैक्टो, पिछली दिनांक से अपन ने लागू किया। तो 2000 के अंदर तो ये अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इसको अपने बैकडेट से भी लागू कर सकते हैं। तो ये 96 से लागू हुआ क्योंकि इसका संबंध 10वें वित्त आयोग से था। इसने क्या किया, डिवीजन ऑफ आईटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और कस्टम ड्यूटी का इसने विभाजन किया कि इनमें से 29% जो है वो किसको मिलेगा, अपने राज्यों को मिलेगा। अब देखो 29 जैसे अपन देख रहे हैं, देखो 8 80वां संविधान संशोधन 8-9 आ रहा है ऐसे, और 10th फाइनेंशियल कमीशन, तो देखो 8 सीधा सीधा जुड़ रहा है, देखो 8 9 10 8 9 10। 8 तो क्या है, 80वां संविधान संशोधन सन 2000, ये 9 क्या आया, ये 9 आया 29%, और 10वां क्या है, ये 10th फाइनेंस कमीशन है जिसने ये सुझाया था कि करों का विभाजन होगा सेंटर और स्टेट के बीच। तो देखो कितने साइंटिफिक तरीके से चीज़ सेट हो जाती है अगर अपन थोड़ा भी तसल्ली से देखें तो, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि 10वां फाइनेंस कमीशन था, इसका गठन किया गया था, लिख लो आप 1992 के अंदर, और इसकी जो ऑपरेटिंग अवधि थी, किस अवधि के लिए इसने सिफारिश की थी, वो 1995 और 2000 तक की थी, अवधि के लिए थी, 5 साल के लिए, है ना। और 5 साल के लिए होता है, और जब गठन होता है तो इसका 3 साल पहले गठन हो जाता है, ठीक है ना। हर 5 साल के लिए होता है, देखो हो गया ना 5 साल, और 3 साल पहले गठन हो जाता है। तो 1995 से लागू होना था और 3 साल पहले ही गठन हो गया 1992 के अंदर, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि उसको फिर ये स्टडी भी तो करता है ना 3 साल तक, ऐसे। तो 1992 में गठन हुआ, फिर 95 सिफारिश दी और सिफारिश की 95 से लागू हो गई, ऐसे। तो हर 5 साल के लिए गठन होता है, 3 साल पहले गठन करता है कौन, मतलब 3 साल पहले गठन होता है, और करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 280 के तहत। तो 92 में गठन हुआ था, 95 से 2000 तक अवधि के लिए इसकी सिफारिश लागू थी, और सन 2000 के अंदर 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसको लागू किया अपन ने कब, पोस्ट फैक्टो 1996 से। तो देखो 96 यहाँ बीच में आ रहा है ना, ऐसे भाई, जिससे कि भाई 10th फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी और उसकी अवधि में वो लागू नहीं होगी रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश, तो क्या मतलब है फिर हमारा देने से। तो इसने दी 95 और 96 से उनको लागू कर दिया, लेकिन वो लागू हुआ था सन 2000 के अंदर। तो अपन ने फिर पिछला जो बंटवारा था 96 से लेकर 2000 जितना भी रेवेन्यू था, भाई हिसाब तो था ही ना, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड के अंदर 1-1 पैसे का हिसाब है, तो हिसाब तो था ही। फिर उस पैसे में से अपन ने 96 से लेकर 2000 तक के जितने भी पैसे थे उसमें से 29% हिस्सा अपन ने राज्यों को दे दिया, खत्म। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी भी समझाई थी, ऐसे। फिर दूसरा अपन देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016, जीएसटी लागू हुआ, कर प्रकार ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स टैक्स भी इनडायरेक्ट है, सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट है, तो गुड्स एंड सर्विस भी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो लगता किसी और पे और चुकाता कोई और है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं अपन साबुन खरीद के लाए, तो उस साबुन के ऊपर 2 रुपये सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो अब जब मैंने साबुन खरीदी, तो साबुन जैसे ही खरीदी तो 2 रुपये वो जीएसटी के अंदर चला गया, ठीक है। तो मैंने तो उसका उत्पादन किया नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से क्या कर वसूला गया, तो इनडायरेक्टली अपन ने पे किया। और जैसे मान लो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो मेरी इनकम हो रही है और मैं ही उसको चुका रहा हूँ, मेरी इनकम टैक्स को कोई दूसरा नहीं चुका रहा। लेकिन उस साबुन की अपन बात करें तो साबुन बनाई किसी और ने थी, अब मैंने 10 रुपये मान लें साबुन के दिए, तो 8 रुपये तो उस व्यक्ति की कमाई है जिसने बनाई थी उसको, शॉपकीपर की, और 2 रुपये सरकार की कमाई हो गई। तो भाई मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट मिला, कमाई तो मेरी हुई नहीं और मेरे से टैक्स चला गया, तो इसको बोलते हैं पर इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें जो जिसके ऊपर कर लगता है और जो उसको चुकाता है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो कर तो एक तरह से लगाया था वो साबुन उत्पादनकर्ता के ऊपर, लेकिन वो जब बिका फाइनली मार्केट में, मैंने साबुन को जाकर खरीदा तो चुकाए मैंने वो 2 रुपये, तो लगा तो वो शॉपकीपर के ऊपर था, उसकी बिल के अंदर आएगा, लेकिन वसूल लिया किससे, मेरे से। जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में मेरी इनकम आई 10,000 रुपये और उसी में मेरा टैक्स लगेगा, मैं ही दूंगा उसको, कोई दूसरा नहीं देगा। तो उसमें जिस पे लगाया जाता है और जो चुकाता है वो सेम होता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, और जिस पे लगे और जो चुकाए वो अलग अलग है तो इनडायरेक्ट हो गया, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, ऐसे अप्रत्यक्ष। साझा एक यूनिफाइड बाजार गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इसने गठित किया। फिर इसने एंड कर दी, क्या एंड की है, कौन कौन से टैक्सेस, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे मैंने बताया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, औषधि एवं प्रसाधन तैयारी उत्पाद शुल्क, ये उत्पाद एक्साइज ड्यूटी इंटर स्टेट रेट पे। सेल्स टैक्स को लगाया, मतलब सेल टैक्स को खत्म किया, जो सेल टैक्स क्या था, लगाता केंद्र सरकार था, एकत्रित राज्य करते थे। सर्विस टैक्स को खत्म किया, अभी अपन देखेंगे आगे,
एडिशनल कस्टम ड्यूटी को खत्म किया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है कि प्राइस को बराबर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। कोई चीज़ जैसे चाइना में 5 रुपये बिक रही है, यहाँ वो अपन जब इम्पोर्ट करते हैं 1 रुपये में बिक रही है, तो अब अपन देखते हैं कि वही चीज़ इंडिया में 3 रुपये की बिक रही है, तो अपन उस 1 रुपये वाली चीज़ पर 2 रुपये टैक्स और लगा देते हैं, फिर वो बरोबर हो जाती है इंडियन मार्केट के, तो उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बोल दिया जाता है कई बार। एंटी डंपिंग ड्यूटी WTO के संदर्भ में पढ़ते हैं अपन। डंपिंग वो डंप कर देना, ये ठीक है। चाइना में कोई माल सस्ता बन रहा है तो वो चाइना भारत में डंप कर रहा है, तो भारत सरकार देखती है कि भारत में जो उसकी लागत है उसके अकॉर्डिंग उसमें कस्टम ड्यूटी लगा दिया चाइना वाले पे, चाइना ने जो भारत में फेंका है या डंप किया, तो वो फिर बराबर हो जाते हैं इंडियन मार्केट और चाइनीज़ मार्केट इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन प्रोडक्ट और चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में कॉमन हो जाते हैं, सेम हो जाती है प्राइस। विशेष क्या है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, फिर केंद्रीय अभिभार सरचार्ज एंड सेस, ठीक है ना, जहाँ तक उनका संबंध गुड्स एंड सर्विसेज था उसको खत्म किया गया। देखो सरचार्ज अभिभार के अधिभार, अधिक भार और अधिक, तो भार के अंदर अधिक जोड़ दिया तो वो अधिभार हो गया। तो ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। जैसे मान लो 100 रुपये मेरा टैक्स बनता है, अब 1% अगर सरचार्ज है तो इसका 1 रुपये आ जाए, मतलब इस टैक्सेबल वैल्यू जितना भी मेरा टैक्स बना ना उसका 1% जोड़ देंगे तो ये हो गया 101% मेरा टोटल 101 रुपये मेरा टोटल टैक्स हो गया। तो सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पे टैक्स लगता है। और सेस क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे 2% एजुकेशन सेस लगा दिया, तो अब जो भी राशि आएगी, अब इस पर जैसे इस टैक्सेशन वैल्यू का 2% जो है 2 रुपये होएगा, तो ये एजुकेशन सेस है, तो ये एजुकेशन के पर्पज़ के लिए केंद्र सरकार इसको खर्च करेगी। जैसे इन्वायरमेंट सेस लगता है अभी पेट्रोल के ऊपर, तो जितना भी पैसा आएगा उस पेट्रोलियम सेस से तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में खर्च होगा, ठीक है। तो ये होता है सरचार्ज एंड सेस, अधिभार। और ये है उपकर। उपकर मतलब एक अलग से अपने कर लगा दिया, और अधिभार आपने भार को बढ़ा दिया, और तो पहले ही तो मेरे पास तो ऊपर भार था इस टैक्सेशन का, आपने और भार बढ़ा दिया ऐसे। और फिर इसने एक में यूनिफाइड कर दिए। यूनिफाइड क्या कर दिया, जैसे देखो सेल्स टैक्स को यूनिफाई कर दिया, मनोरंजन कर को यूनिफाइड कर दिया, जोड़ दिया गुड्स एंड सर्विस में। ऑक्ट्राई एंड एंटी ड्यूटी, ऑक्ट्राई एक तरह की एक्साइज ड्यूटी होती है, ऑक्ट्राई एंड एंटी ड्यूटी। परचेज टैक्स बड़ा जोड़ दिया, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, सट्टा एंड जुआ, ये सारे जोड़ दिए। फिर गुड्स एंड सर्विस पर अधिभार, सरचेज और उपकर को अपन ने जहाँ तक संबंध था उनको जोड़ दिया गया। ऊपर वाले जो पड़े थे उनको खत्म कर दिया और ये यूनिफाइड कर दिए, जोड़ दिए इनको सबको एक जगह मिला के गुड्स एंड सर्विस में जोड़ दिए। खत्म नहीं किए, बस अब नाम बदल दिया उनका, और ऊपर वाले खत्म कर दिए अपन ने। फिर क्या है, अपन देखते हैं गुड्स एंड सर्विस का जैसे जितना भी हुआ तो उसने एंड किया, मतलब GST जब रोल आउट हुआ, क्या अपन देखा 101 संविधान संशोधन 2016 के अंदर रोल आउट हुआ, तो उसने कौन सा आर्टिकल खत्म कर दिया, 268A, क्योंकि उसके अंदर था सर्विस टैक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख लो न्यू आर्टिकल कौन सा ऐड किया, न्यू ऐड हुआ 269A, ठीक है। 8 खत्म हुआ है, ये 8 और 9 जुड़ गया, ठीक है। फिर एंडेड सेंट्रल लिस्ट आइटम 92C है ना, सेंट्रल लिस्ट का आइटम नंबर था 92C, ये खत्म किया गया क्योंकि उसका संबंध सर्विस टैक्स से था। और ये दोनों जो है ना 268A और 92, ये जोड़ा कब गया था, सर्विस टैक्स कब जोड़ा गया था, 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर। तो अपन जैसे देखो ये 3 लिखते हैं, तो ये एक और ऐसा 3 और बना दो, तो 2 3 बनाए ना अपन ने, तो ये 8 बन गया। तो 80वां संविधान संशोधन, 80वां 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भाई 80वां संविधान संशोधन से तो क्या था 2000, इससे तो 10th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू की थी अपन ने, और 10th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था 1992 में, और उसकी रिकमेंडेशन थी 1995 से 2000 की अवधि के लिए, और 96 से ये इसकी सिफारिशें लागू की गई थी, ऐसा 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बोला था। अब आया 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 3 बनाया, एक आप उनको 2 बनाने ऐसे। तो 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से सर्विस टैक्स रोल आउट हुआ था और खत्म को हुआ 2016 के अंदर। तो करीबन अपन देखते हैं 8 से 2016, 8 साल तक सर्विस टैक्स चला। उसमें सर्विस टैक्स भी बहुत बड़ी क्रांति थी अपने आप में। फिर सेवा कर, क्या ये सर्विस टैक्स क्या है, इसको उगाई या लागू करता था केंद्र सरकार, और इसका कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन मतलब दोनों में बढ़ता था सेंट्रल एंड स्टेट के द्वारा। लागू करता था सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको कलेक्ट करता था और बांटा या अप्रोप्रिएट किया जाता था सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के द्वारा, ठीक है। तो ये GST के बारे में था। अब अपन पढ़ेंगे आफ्टर 80वें संविधान संशोधन और 101 जो GST वाला संविधान संशोधन है उसके द्वारा सेंट्रल स्टेट के बीच में राजस्व वितरण की स्थिति क्या थी उसके बारे के अंदर, अब वर्तमान स्थिति जो है, ठीक है ना। उसमें ये टेबल आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको पढ़ो तसल्ली से, ठीक है ना। ये तो आज अपन ने पढ़ा कि भैया शक्तियाँ क्या क्या थी,
भाग 12 टोटल चैप्टर 4 264 से 301 आर्टिकल, 266 कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, 267 कंटीजेंसी फंड। शीर्षक में पहला कराधान, संसद, संघ सूची में जो 13 विषय हैं, भाई विषय तो 98 है लेकिन 13 संबंध कराधान से है, उन पर संसद बना सकती है। राज्य सूची के अंदर जो टोटल कितने विषय हैं, राज्य सूची के अंदर मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कितने विषय टोटल। 66 तो थे, अब कितने बताओ हैं? अच्छा 7 निकाल दिए, 59, वेरी गुड, कमेंट करो दिखे। उसमें से 18 विषय कराधान से संबंधित हैं। समवर्ती सूची में कोई नहीं है कर संबंधी, लेकिन एक जीएसटी आ गया क्योंकि उसमें समवर्ती अधिकार है सेंट्रल स्टेट दोनों के। और जीएसटी रोल आउट हुआ कब? अपना 2016 के अंदर 101वें संविधान संशोधन से। अवशेष क्या संसद के बाद पाबंदी 2500 रुपये वार्षिक से ज़्यादा विधानमंडल कर नहीं लगा सकता। वस्तुओं में समाचार पत्र पर ले सकता, और पर ले सकता, लेकिन इंटरस्टेट ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में ले सकता। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जो उत्पादन और बिजली का उस पर नहीं लग सकता। कर राजस्व का जो वितरण है 80वें संविधान संशोधन से ने जो 10वें संविधान संशोधन की 10वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू करी 1996 से, उससे पहला वैज्ञानिक विभाजन हुआ और दूसरा 101वें संविधान संशोधन जीएसटी के रोल आउट से हुआ। 80वां संविधान संशोधन 2000 के अंदर फाइनेंस कमीशन 10वें फाइनेंस कमीशन जिसका गठन 1992 में हुआ था, अवधि थी 95 से लेकर 2000। 29% इसने केंद्र करों का हिस्सा दिया राज्यों के अंदर। अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना पर आधारित था। पूर्व व्यापी प्रभाव मतलब 1/4/1996 से लागू हुआ और इस गठन को हुआ था 92 में। अवधि क्या थी? 95 से 2000, 10वें वित्त आयोग की। विभाजन हुआ आईटी का और कॉर्पोरेशन टैक्स का और अपने कस्टम ड्यूटी का। 101 संविधान संशोधन लागू हुआ 2016 में। लागू जीएसटी किया कर प्रकार है प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, साझा राष्ट्रीय बाजार हो गया आज गुड्स एंड सर्विस का, एक नेशन एक टैक्स। एंड की इसने एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, औषधि प्रसाधन, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, वही 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। एडिशनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब सरचार्ज एंड सेस जहाँ तक का संबंध उसका इन करों से था, जोड़ दिए उसने। सेस टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्राई एंड एंट्री, परचेज, लग्जरी और लॉटरी, सट्टा एंड जुआ और सरचार्ज एंड सेस जहाँ तक संबंध इनसे था। फिर एंड किया इसने आर्टिकल 268A जिसका संबंध सर्विस टैक्स से था। सेंट्रल लिस्ट का आइटम नंबर किसको हटाया? 92C, क्योंकि उसका संबंध सेंट्रल मतलब सर्विस टैक्स से था। और सर्विस टैक्स कब जोड़ा गया था? 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से। सर्विस टैक्स को उगाई या लागू करता है केंद्र सरकार, लागू करती थी केंद्र सरकार, और उसका संग्रहण में विभाजन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते थे। अब अपन 80वें संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन क्रम से 2000 और 2016 के बाद जो परिवर्तन हुए, 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशन 2016 के बाद जो राजस्व वितरण की जो प्रणाली है, जो इस टेबल के माध्यम से दर्शाई गई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसे इसका रिवीजन करो, कुछ ज़्यादा गहरी नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगी। और बुक में तो ये चैप्टर आप पढ़ के देख लो एक बार कितना कॉम्प्लेक्स है ना। एक बार देखो, फिर अपन नेक्स्ट इससे आगे चालू करते हैं इस विभाजन वाली टेक्नोलॉजी से, मतलब विभाजन वाली जो सिस्टम है उससे। ओके।